दाखिल खारिज केवल खरीदने वाले के लिए जिम्मेदारी नहीं है, बेचने वाले के लिए भी जिम्मेदारी। डबल रजिस्ट्री हो जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप मेरे देखते हैं, हमेशा देखते हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी ने भी ज़मीन नहीं पाई, किसी के नाम कोई ऐसा नहीं है जिसके नाम दाखिल खारिज ना हुआ हो। ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा वो एकदम परफेक्ट बताऊंगा। दाखिल खारिज क्या है और दाखिल खारिज के लिए लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं। जो भी ज़मीन खरीदता है, मकान खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, सब दाखिल खारिज के लिए परेशान रहते हैं कि दाखिल खारिज होगा नहीं होगा, दाखिल खारिज हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। और एक चीज़ ये भी है, लोग सोचते हैं, मैंने बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं कि दाखिल खारिज अगर नहीं होगा तो ज़मीन पर मालिकाना हक़ कैसे साबित होगा। अगर वह ज़मीन किसी योजना में, परियोजना में अधिग्रहित हो गई तो उसका मुआवजा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, या ज़मीन बेचने वाला किसी दूसरे को बेच देगा अगर दाखिल खारिज हमारे नाम नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है, बहुत लोग परेशान रहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि सिर्फ दाखिल खारिज वाली ही ज़मीन खरीदें, आवासीय ज़मीन या किसी और तरीके की ज़मीन ना खरीदें। तो देखिए, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें और ना ही तो इनका कोई मतलब है। दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, दाखिल खारिज मेन प्रक्रिया राजस्व से संबंधित है। जो दाखिल खारिज है वह सिर्फ राजस्व वसूली के से संबंधित है कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के आप मालिक हैं या जो ज़मीन आपने खरीदी है, उस ज़मीन पर लगने वाला कर या टैक्स या लगान, मालगुजारी, कुछ भी आप कह लीजिए, उस ज़मीन का जो ये सब टैक्स होता है उसको कौन भरेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। भाई, अगर आज मेरे नाम ज़मीन है, मैंने आपको बेच दी और उस पर कल कोई टैक्स लग रहा है, कोई मालगुजारी लग रही है, कुछ अधिभार है उस पर किसी तरीके का, गवर्नमेंट का या किसी अन्य संस्था का, तो उसको कौन भरेगा। अगर मैंने ज़मीन बेच दी, वो भी मेरे नाम ही है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराई, मैंने आपको बेच दी और मुझसे कोई कहता है आकर के कि आप ये टैक्स जमा करें, तो मैं तो जमा नहीं करूँगा। मैंने कहूँगा अब ये ज़मीन, मैं कहूँगा मेरे नाम ये ज़मीन नहीं है, मैंने किसी और को बेच दी। जाइए आप उनको खोजिए, उनसे लीजिए। अब वो आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है वो सरकार कहाँ खोजेगी। तो इसलिए सरकार ये जिम्मेदारी देती है कि आप इसको दाखिल खारिज कराइए। दाखिल खारिज केवल खरीदने वाले के लिए जिम्मेदारी नहीं है, बेचने वाले के लिए भी जिम्मेदारी है कि आपने अगर बेचा है तो आप अपना नाम अभिलेखों से, सरकारी अभिलेख जो हैं, जो राजस्व विभाग के अभिलेख हैं, सिर्फ उनमें ही दाखिल खारिज होता है। उन अभिलेखों में आप अपना नाम कटवा करके और जो क्रेता है उसका नाम दर्ज करवा दें, या जो क्रेता है वो आपका नाम वहाँ से हटवा करके अपना नाम उन अभिलेखों में दर्ज करा लें, जिससे जो सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है या जो भी है वो उनके हिस्से में आ जाए, उसकी देनदारी उनकी हो जाए, वो देंगे। इसलिए मेन दाखिल खारिज होता है। यह केवल राजस्व से संबंधित मामला है। मालिकाना हक को लेकर के दाखिल खारिज से कोई भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ एक जांच का विषय होता है। उसको देखा जा सकता है, उसको पेश किया जा सकता है कि भाई ये ज़मीन इन्होंने खरीद ली, इसके ये मालिक हैं, जिसका इन्होंने नामांतरण भी अपने नाम कराया है। सिर्फ इतना मतलब होता है दाखिल खारिज का, इसलिए होता है। अगर आपको कहीं अपना मालिकाना हक साबित करना पड़े तो उसमें वह एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है कि यह हमने दाखिल खारिज कराया है। और दाखिल खारिज होता तभी है जब आप उसका साक्ष्य देंगे। ऐसे दाखिल खारिज भी नहीं होता है। जब आप कोई ज़मीन खरीदेंगे और उसका दाखिल खारिज का एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे, दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन लगेगी, तो एप्लीकेशन लगने के बाद में मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे कैसे होता है। नोटिस तामील कराई जाती है, एक नोटिस बनती है, खातेदारों को जाती है, उसमें आपत्ति मांगी जाती है। अगर ये ज़मीन बिकी है, अगर इसके हस्तांतरण में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी तरीके की आपत्ति है, तो आप आकर के तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि मालिकाना हक किसके पास आज की डेट में है। सरकार को कोई वसूली करनी होगी, कोई कार्रवाई करनी होगी, कोई अधिग्रहण करना होगा, तो उसमें उस चीज़ को देखा जा सकता है।
तो दाखिल खारिज की जब प्रक्रिया, मैं दाखिल खारिज पे था, तो दाखिल खारिज की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्री करा ली, बैनामा करा लिया, और उसके बाद में आपने दाखिल खारिज के लिए एक आवेदन किया। आवेदन करने के बाद में भाई नोटिस तामील हुई, सारे लोगों को चली गई जो जो उससे संबंधित हैं। उस नोटिस पर अगर कोई आ कर के आपत्ति नहीं देता है तो अधिकारी एक तारीख रखता है, उस पर आपका अधिवक्ता या आप स्वयं जा कर के आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको वहाँ पर पेश करते हैं साक्ष्य के तौर पर कि भाई ये ख़रीद हमने की है, ये बैनामा हमने कराया है और ये उसकी कॉपी है या ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इसको देख करके यहाँ पर ये जो सरकारी अभिलेख हैं राजस्व विभाग के, उनमें उनका नाम काट करके और मेरा नाम दर्ज कर दें। उसमें यह सूचना भी दर्ज हो जाती है कि फला फला तारीख को बैनामा हुआ और फला आदमी विक्रेता है, जिसमें उन्होंने अपने हिस्से में से इतना या अपना संपूर्ण हिस्सा या इतनी ज़मीन इनको बेच दी है, जिस पर ये इनका आज से मालिकाना हक होता है। तो जिस दिन आपने रजिस्ट्री करा ली उस दिन के बाद से उस ज़मीन पर, उस संपत्ति पर जो भी लगने वाला कर या टैक्स या किसी भी तरीके का कुछ भी अगर हर्जा खर्चा लगता है तो वो जिम्मेदारी खरीदने वाले की हो जाती है। वो खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है, वो भरेगा। बेचने वाले का वहाँ से मतलब ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इसलिए दाखिल खारिज होता है और दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं है। मालिकाना हक आपको रजिस्ट्री कराते ही प्राप्त हो जाता है, तो मालिकाना हक आपको प्राप्त हो गया। अब राजस्व विभाग अलग है और बाकी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग अलग है। वहाँ पर हर खरीद बिक्री को दर्ज किया जाता है। आप दाखिल खारिज राजस्व विभाग में नहीं कराते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग है वहाँ पर आपकी खरीद बिक्री उसी दिन दर्ज हो जाती है, उसी पल दर्ज हो जाती है जहाँ पर जाकर के आपने अंगूठा और फ़ोटो कराया और आपने स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस आपने पे की। वहाँ पर आपको मालिकाना हक मिल जाता है। अब बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई हम दाखिल खारिज नहीं होगा तो मालिकाना हक हमारा होगा कैसे? मालिकाना हक तो आपका उसी दिन हो गया जिस दिन आपने रजिस्ट्री करा ली। दाखिल खारिज केवल सरकार अपने वजह से कराती है कि भाई इसका जो टैक्स होता है वो कौन देगा, क्योंकि ये जितनी संपत्ति है, जो ज़मीन, जंगल, पहाड़, वन जो भी है, उन सब का प्रथम मालिक सरकार होता है। दूसरे मालिक आप हैं। आपको रखरखाव के लिए दिया गया है, आपके जीविकोपार्जन के लिए दिया गया है, वो आपके पास है, उसका आपको टैक्स देना है सरकार को, जो बहुत मामूली टैक्स होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो सरकार को वो छोटा छोटा मिलने के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो दाखिल खारिज का सिर्फ इतना मतलब है, कोर्ट ने भी कहा है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया से मालिकाना हक साबित नहीं होता है, वह सिर्फ राजस्व की वसूली और राजस्व से संबंधित मामला है। तो ये तो हो गई दाखिल खारिज की बात कि दाखिल खारिज का जो मेन है वो ये है। मतलब अब क्या होता है कि मान लीजिए दाखिल खारिज आपके नाम नहीं हुआ, रजिस्ट्री आपने करा ली, ये रजिस्ट्री आपके नाम है, दाखिल खारिज किसी और के नाम हो गया, आपके नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? बहुत जगह फ्रॉड होता है, लोग फ्रॉड करते हैं, डबल रजिस्ट्रियाँ कर देते हैं, डबल रजिस्ट्री हो जाती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं और कैसे होता है ये, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप मेरे देखते हैं, हमेशा देखते हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, कहाँ से देखते हैं, आपका नाम क्या है, वह ज़रूर आप बताएं। सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। तो देखिए होता क्या है, किसी से आपने कोई ज़मीन खरीदी, हम मान लीजिए विक्रेता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं विक्रेता हूँ, मैंने आज ये ज़मीन आपको दिखाई और आज आपको इससे बयाना ले लिया, इसका बयाना आपसे ले लिया, ये ज़मीन मैंने आपको दिखाई, इसका बयाना आपसे ले लिया। कल आपको मैंने जा कर के रजिस्ट्री कर दी, कल के डेट में रजिस्ट्री कर दी, और परसों के डेट में मैंने किसी और को रजिस्ट्री कर दी। आपने दाखिल खारिज में देरी की, जिसको हमने परसों रजिस्ट्री की वो 35 दिन बाद लग गया, उसने अपना लग करके दाखिल खारिज करा लिया कि भाई ये हमने रजिस्ट्री कराई है और ये रजिस्ट्री है, ये मेरे नाम दाखिल खारिज कर दिया जाए। दाखिल खारिज हो गया उसके नाम। रजिस्ट्री आपने पहले कराई है,
आप दोबारा दाखिल खारिज कराने जाएंगे, आपके नाम नहीं हुआ, दाखिल खारिज दूसरे के नाम हो गया, तब आप क्या करेंगे? उसका मालिक कौन होगा? तो यहाँ पर मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसने पहले रजिस्ट्री कराई है। दाखिल खारिज उन्होंने करा लिया है, वो कैंसिल होगा। उसमें अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है कि भाई खरीद बिक्री आपने क्यों नहीं चेक की और कैसे इसको दाखिल खारिज कर दिया। एक मामला लखनऊ का है, मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के नाम दाखिल खारिज है और रजिस्ट्री होगी उससे भी 10 गुना ज़्यादा लोगों के नाम। जितने लोगों के नाम रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उतने लोगों के नाम दाखिल खारिज हो गया। ना ज़मीन वहाँ पर है और ना किसी को प्लॉट वहाँ पर मिला, ज़मीन मिली। जितने भी खरीदने वाले थे, जितने भी लोगों के नाम दाखिल खारिज हुआ था, अगर सिर्फ दाखिल खारिज होने से मालिकाना हक मिल जाता, रजिस्ट्री मिल जाती, तो वो उन सभी के नाम दाखिल खारिज ना होता। दाखिल खारिज बेचने वाले ने सेटिंग से करा लिया, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे हमने आपको ज़मीन बेची आज और कल किसी और को बेची, तो उसके नाम दाखिल खारिज हो गया और आपके नाम नहीं हुआ, तो उस जगह पर भी मालिकाना हक आपके पास ही रहेगा। आप कोई कोर्ट केस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो रजिस्ट्री पहले हुई है, जिस व्यक्ति ने पहले ज़मीन खरीदी है, वही उस ज़मीन का मालिक माना जाएगा, कानूनन वही मालिक होगा। दाखिल खारिज भले किसी और ने करा लिया हो, आपके नाम नहीं है तब भी। फिर जब आप कोर्ट कचहरी मुकदमा करेंगे तो उनका दाखिल खारिज कैंसिल होगा, ये 100% है, उनका दाखिल खारिज कैंसिल होगा और आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि दाखिल खारिज किस ज़मीन का नहीं होता है, कौन सी चीज़ का नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है जो आवासी कराई गई है, जिसका लैंड यूज चेंज कराया गया है, कृषि से अन्य कार्यों के लिए कराया जाता है, जिसको पहले धारा 143 कहते थे, अभी धारा 80 कहते हैं। इस पर भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप वो भी जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर पुराने व्यूअर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, आप फिर से भी देख सकते हैं, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो जो ज़मीन धारा 80 या धारा 143 वाली होती है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता। या यूँ समझ लीजिए, जो खेती वाली ज़मीन होती है, जो कृषि से संबंधित ज़मीन होती है, उसी का दाखिल खारिज होता है, बाकी किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। बाकी अगर आपने प्लॉट वगैरह ख़रीदा है, मकान ख़रीदा है, फ्लैट ख़रीदा है, तो वो नगर निगम में अगर है या नगर पालिका है, तो वहाँ पर उसका म्यूटेशन होता है, वहाँ पर वो आपके ऊपर हाउस टैक्स लगाते हैं, जिसमें बिजली का, पानी का, तमाम तरीके का होता है, सब टैक्स लगते हैं। और उन सब चीज़ों की जो रसीदें होती हैं, वो दाखिल खारिज की तरह ही मान्य होती हैं आपके मालिकाना हक में। कृषि वाली ज़मीन पर तो आप अगर मालिकाना हक आपको अपना दिखाना है या साबित करना है, तो आप दाखिल खारिज दिखा सकते हैं, लगान की रसीद दिखा सकते हैं, या कोई और दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपके नाम वो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, आपने उस पर किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है या कुछ सरकारी योजना का लाभ ले रखा है, तो आप वो भी वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये ज़मीन पर मैं ये सुविधाएं यूज कर रहा हूँ, ये इन चीज़ों का मैं टैक्स दे रहा हूँ, या इस पर मैंने लोन ले रखा है, ये मेरी ज़मीन है, वहाँ पर आप साबित कर सकते हैं। बाकी जो रेजिडेंशियल ज़मीनें होती हैं, प्लॉट होते हैं या कोई चीज़ होती है, उनमें दाखिल खारिज नहीं होता है, क्योंकि वो राजस्व विभाग से मुक्त हो जाता है। जो 143 करा दिया गया, लैंड यूज चेंज करा दिया गया, या शहर के अंदर ज़मीनें आ गई, उनका राजस्व विभाग में लेखा जोखा बंद कर दिया जाता है। राजस्व विभाग में उसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, इसलिए वहाँ कोई दाखिल खारिज नहीं होता है। तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ राजस्व से संबंधित है। आपसे उस ज़मीन पर, उस प्रॉपर्टी पर जो राजस्व वसूला जाएगा, सिर्फ उसके लिए होती है। रेजिडेंशियल जो होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसका मालिकाना हक का जो रिकॉर्ड होता है, वो आपको IGRS पर मिलेगा। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप खरीद बिक्री की डिटेल कहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से आसानी से पा सकते हैं। तो जो खेती से अलग है, उसका डिटेल सारा IGRS स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट है, वहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, या सरकार को ज़रूरत पड़ती है, किसी विभाग को ज़रूरत पड़ती है, तो वो वहाँ से निकालते हैं। अगर पुश्तैनी है आपका, तो नगर निगम, नगर पालिका जो भी आपके यहाँ है, उससे उसका रिकॉर्ड मांगा जाता है, वहाँ से मिल जाता है। या और
कई दस्तावेज होते हैं जिनसे आपका रिकॉर्ड वो मिल सकता है। तो ये तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि भाई दाखिल खारिज क्यों होता है और दाखिल खारिज क्या है। और रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल होती हैं उनका सिस्टम अलग है, उनका भी म्यूटेशन होता है, उनका अलग कार्यालय होता है। अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो उसका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का अलग ऑफिस होता है, उसकी लिखा पढ़ी लेखा जोखा वहाँ होता है। लेकिन खरीद बिक्री का उसकी भी IGRS पर आपको डिटेल मिल जाएगा। आप ज़मीन संबंधित, जायदाद संबंधित कोई भी खरीद बिक्री करेंगे तो आपको IGRS पर उसका लेखा जोखा मिल जाएगा। शादी अगर आप करते हैं, रजिस्टर्ड आपने शादी कराई है, अपनी रजिस्टर कराई है, तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा IGRS के डिपार्टमेंट पर। आप किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप गाड़ियों का मत समझ लीजिएगा, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन उसकी अलग डिपार्टमेंट है, जो सड़क और परिवहन है उसका अलग है, और हर प्रदेश का अलग अलग होता है, तो उनका डिटेल वहाँ होता है। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो होते हैं मामले, उनका आपको लेखा जोखा IGRS पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि दाखिल खारिज राजस्व की प्रक्रिया है, राजस्व विभाग से संबंधित है, वह वहीं होती है। जो ज़मीनें, जो प्रॉपर्टी राजस्व विभाग से हट जाती हैं, जो शहरीकरण हो जाता है, तो उनका वहाँ से रिकॉर्ड लेखा जोखा बंद कर दिया जाता है। वो वहाँ तक ही रहता है जहाँ तक गवर्नमेंट को आपसे वसूली करनी है उस ज़मीन के एवज में। उस ज़मीन के एवज में जहाँ तक गवर्नमेंट को आपसे वसूली करनी है, वहीं तक ही लेखा जोखा राजस्व विभाग पर रहता है। जब आप 143 करा देते हैं या आपने धारासी करा दिया है, तो वह राजस्व से मुक्त हो जाता है। फिर वहाँ पर भी लास्ट आदेश वो दर्ज कर दिया जाता है कि इसको यहाँ पर आवासी करा दिया गया है। उसके बाद से वहाँ पर लेखा जोखा बंद हो जाता है, इसलिए उसका दाखिल खारिज नहीं होता है, क्योंकि वो उस पर राजस्व मिलना नहीं, राजस्व से मुक्त हो गई। एक बार उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया जो लेना है, 143 धारासी कराने का जो खर्च होता है सरकारी, वो आपसे उन्होंने एक बार ले लिया, और उसके बाद में वो वहाँ से लास्ट आदेश दर्ज हो जाएगा कि ये किसान है और इन्होंने इस तरीके से अपनी ज़मीन का भू प्रयोग चेंज करा लिया है, बदलवा लिया है, तो इनका ये किया जाता है। वो खतौनी में लास्ट आदेश दर्ज करने के बाद उसमें कुछ भी दर्ज नहीं होता है। और अगर कोई ज़मीन का आप 50 साल 20 साल पीछे का भी रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या क्या ज़मीन के बारे में जानना है। जो मेन चीज़ें हैं, मेन निचोड़ है, वो मैं आपको बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो एकदम परफेक्ट बताऊंगा। उसमें कहीं भी आपको किसी तरीके की शंका नहीं रहेगी। और लोग कहते भी हैं कि जो मैं बताता हूँ उससे लोगों को काफ़ी हद तक मदद मिलती है, उनको किसी भी तरीके की शंका नहीं रहती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ज़मीन का 41-45 के बारे में। और ज़मीन का अगर आपको पुराना रिकॉर्ड 50 साल 100 साल पीछे का देखना है, या जो ज़मीन आज आपके नाम है, खतौनी में आपके नाम दर्ज है, जिसको आप पुश्तैनी कहते हैं, वह आपके पहले किसके पास थी, जो नंबर आपका है वो आपके पहले किसका था, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो सके, उनको भी जानकारी मिल सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडीज़ के सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पेज पर भी लिंक है। आप वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।